मेरे से सहायता या फिर जो मेरा काम होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर वापस आईएएस ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पुलिस को धक्का दे के भागा था और मेरे को पीछा करके भाग के पकड़ना पड़ा। तो कि ईवीएम एक स्टैंडअलोन मशीन है, ये हमें पूछना चाहिए। अगर स्टैंडअलोन मशीन है तो हमने एक बटन दबाया तो वो कैंडिडेट का नाम और सिंबल कैसे प्रिंट होके आया। इलेक्शन के 15 दिन पहले तक तो कैंडिडेट को खुद को नहीं पता होता कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो कैंडिडेट है, तो मशीन को कैसे पता चला कि वो यहाँ से है। तो प्रोग्रामिंग किए जाते हैं, बिल्कुल प्रोग्रामिंग किए जाते हैं। अगर प्रोग्रामिंग किए जाते हैं तो आप उसको स्टैंडअलोन कैसे बोल सकते हैं कि स्टैंडअलोन कैलकुलेटर है। ईवीएम और कोई मशीन से कनेक्ट हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा झूठ था वो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। इस समय गोपी कन्नन मेरे साथ हैं। उन्होंने एक स्पीच दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत की जनता डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी जनता को जो है वो प्रजा बना दिया गया और हम सवाल पूछने की स्थिति में नहीं है। एक बड़ी बातें कही उन्होंने, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया में उनकी चर्चा है। जिस तरह से वो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उसके बाद उन्होंने 370 लगने के बाद एक चुप्पी थी और उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया था। सर, आपको क्यों लग रहा है कि भारत में डेमोक्रेसी लगभग डेमोक्रेसी नहीं है और राजतंत्र आ गया है, जनता को प्रजा बना दिया गया है? देखिए, ये तब की बात है जब मैंने 370 के बाद जिस तरीके से वहाँ के लोगों के खुलेआम बोल दिया था कि तुम लोगों का कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है, और बाकी देश भी इस बात को मान लिया था कि अगर सरकार कहता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है तो उस पर कोई सवाल पूछने का किसी और का हक नहीं है। सरकार जो कहता है वही नेशनल इंटरेस्ट है, देश हित में है, उससे सवाल पूछने वाले सब जो है देशद्रोही है। जब ये निर्णय सरकार खुद ही सबके ऊपर थोप देता है, मैं समझता हूँ वहां पे डेमोक्रेसी का खत्म होता है। और इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग उस टाइम उठ के सवाल पूछे सरकार से। वो पूछे, वो सीएनआरसी के दौरान है या फिर फार्मर किसान आंदोलन के समय हो या फिर अभी जिस तरीके के कन्वेंशन हो रहे हैं, जब सवाल पूछते हैं सरकार से तब लोकतंत्र जिंदा रहता है। नागरिक जब सत्ता से सवाल पूछते रहते हैं तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। आप कहाँ डीएम थे जिस समय आपने इस्तीफा दिया था? जब मैं सिलवासा में था आईएएस, उससे पहले मिजोरम में था और उससे पहले दिल्ली में था। क्या लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत दबाव होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर ब्यूरोक्रेसी में हर वक्त है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेशर के बिना, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल सिस्टम में है और वहां के अंदर काम करते हुए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी वो पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं। उसके कारण कोई इस्तीफा नहीं देता या फिर उसके कारण कोई भागता नहीं है। पर जब एक डिसाइड होता है कि देश निर्णय ले लेता है कि हाँ, हम किसी बात पे सवाल नहीं उठने देंगे, चुप रहना ही ठीक समझेंगे, सामने से लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, उसके बावजूद उस पे कुछ आवाज उठाने से हम पीछे मुकरेंगे, तब मैं समझता हूं कि किसी न किसी को तो आगे बढ़ के सवाल उठाना चाहिए। वो मैं उठाया, मैं नहीं उठाता तो कोई और उठाते। बस अभी भी आप दबाव में हैं जस्टिस का? मैंने आपके कई बार ट्वीट्स देखे हैं, सरकार न तो आपको रिलीज कर रही है नौकरी से ना आपको ज्वाइन करा रही है, या ज्वाइन करना नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं, वो दोबारा बोला है कि 8 महीने के बाद आप दोबारा आकर ज्वाइन करिए। तब मैंने बोला है कि देखिए, कोविड के वक्त में एक नागरिक के तौर पर जितना मेरे से सहायता या फिर जो मेरा काम होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर वापस आईएएस ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसके बाद उन्होंने फिर एफआईआर कर दिया उसके ऊपर कि आईएएस वापस ज्वाइन नहीं किया बोल के एफआईआर किया हुआ है। तो ऐसे मैं समझता हूं कि 1.5 साल पढ़ के तो आईएएस बन गया था, 2 साल हो गया आईएएस छोड़ने का, वो नहीं हो पा रहा है। तो इससे दबाव बनेगा, ऐसे सरकार को लगता होगा। मैंने तो समझता हूँ कि मेरे ऊपर इसके कारण कोई दबाव हो रहा है। कितने बार डिटेन किया गया? एक बार तो इलाहाबाद आप हमारे साथ जा रहे थे, तो आप यूपी में लगभग कितने बार डिटेन किया गया? यूपी में मेरे ख्याल से 2 बार, तीसरी बार तो हम उसको पुलिस को थोड़ा साइड करके अपना स्पीच दे के आ गया। मुंबई में एक बार मतलब डिटेन हुआ। यूपी का एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन डिटेन हुआ था उस दिन पुलिस ने बुलाया था कि आप साथ में बैठिए, क्योंकि पूरा इज्जत के साथ आप लेके गए थे। जब पर जनरल डायरी का एंट्री लिखा गया तब मुझे लगा कि उसमें लिखा हुआ था कि मैं पुलिस को धक्का दे के भागा था और मेरे को पीछा करके भाग के पकड़ना पड़ा। तो मैं उन्हीं से पूछा, भाई आप अपनी गाड़ी में मुझे लेके आए हो, चाय पिला के रेस्टोरेंट में लेके, फिर जरा हम झूठ कैसे लिख सकते हैं? कन्नन साहब, आपको मैंने इससे पहले एक और मूल निवासी संघ के आंदोलन में देखा था। और आज भारत एक जाति प्रधान देश है, यहाँ जातियों में समाज बटा हुआ है, फैसले जाति के आधार पर होते हैं, जिसको ये लोग मनुवादी कहते हैं, ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस देश में आज राज्यसभा में एक बयान एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 31 में से मैक्सिमम जज ब्राह्मण कास्ट से होते हैं। आपको जाति के लेकर आपकी मोटा मोटी क्या समझ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इस जाति का एक है सोशल कैपिटल जिसको आप कहते हैं, जिसके कारण मान लीजिए मैं या फिर कोई
अपर कास्ट का बंदा, वो एक शायर अगर माइग्रेट करता है तो वो जाएगा उधर कहीं पे क्लर्क बनने का, कोई प्राइवेट सेक्टर में करने का, या फिर कहीं सरकारी ऑफिसर का वो तैयारी करने का। मान लीजिए वही चीज़ कोई और माइग्रेट करता है तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनने के लिए जाएंगे या फिर कहीं और मेड बनने के लिए जाएंगे। तो अगर हमारी रिसोर्स एलोकेशन, हमारी जो आगे बढ़ने का जो मोबिलिटी का स्कोप है वो कहीं ना कहीं जाति से, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जाति से डिसाइडेड होता है, तो उसके कारण जो पॉलिटिक्स में उससे हटके ही बात होना चाहिए ये भी मुमकिन नहीं है। जब आपकी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन और मोबिलिटी ये तीनों चीज आपके जाति के ऊपर आपने निर्णय कर रखा है इसके ऊपर, तो उसके ऊपर बात करना जरूरी है। ये हमेशा के लिए रहना चाहिए पूछोगे तो नहीं रहना चाहिए, मिटना चाहिए, पर एक वास्तविकता है, आज है। अगर है तो उसके बारे में बात करके आगे बढ़ सकते हैं, जरूर बात करके ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप जनरल कैटेगरी के और इस तरह के मंचों पर आते हैं तो आपको असुविधा तो होती होगी। नहीं देखिए, मैं नहीं, वो उनसे पूछना चाहिए कि जो मुझे बुलाते हैं, अगर मैं जो बात कहता हूं उससे सहमत होगा, असहमत है तो भी ये नहीं समझता हूं कि मैं दुश्मन हूं इसलिए बुलाते हैं। अगर नहीं लगता तो नहीं बुलाते। असहमति तो मैं समझता हूं कि मियां मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी। लेकिन आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के लोगों का भी तो विरोध झेलना पड़ता होगा। देखिए, मैंने जिस दिन निर्णय लिया था, जिस बात के लिए बताया था कि कश्मीर में लोकतंत्र के जो जिस तरीके से हत्या हो रही है, जिस तरीके का फंडामेंटल राइट्स का वो हो रहा है, उसी टाइम मैं समझ गया था कि कितने सारे लोग मेरे उल्टा बोलने वाले हैं। आपने ईवीएम के खिलाफ भी कहा था कि ईवीएम बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है। देखिए, मैंने कहा था कि कायम है। बिल्कुल। देखिए, सवाल ये नहीं था कि ईवीएम विश्वसनीय है कि नहीं है, सवाल ये हमेशा पूछना चाहिए। हमें बताया गया था कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है। ये मैं समझता हूं कि आज बोलना भी चाह रहा था मन से कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन मशीन है। ये हमें पूछना चाहिए, अगर स्टैंड अलोन मशीन है तो हमने एक बटन दबाया तो वो कैंडिडेट का नाम और सिंबल कैसे प्रिंट होके आया। इलेक्शन के 15 दिन पहले तक तो कैंडिडेट को खुद को नहीं पता होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो कैंडिडेट है, तो मशीन को कैसे पता चला कि वो यहाँ से है। प्रोग्रामिंग की जाती है, तो प्रोग्रामिंग किए जाते हैं, बिल्कुल प्रोग्रामिंग किए जाते हैं। अगर प्रोग्रामिंग किए जाते हैं तो आप उसको स्टैंड अलोन कैसे बोल सकते हैं कि स्टैंड अलोन कैलकुलेटर है। अगर कनेक्ट करके अगर आप फीड करते हैं 15 दिन पहले इलेक्शन की कि हाँ पहला नंबर कैंडिडेट का नाम ये है, इसका सिंबल ये है, इसका मतलब आपने एक बाहर का डिवाइस लेके उसको कनेक्ट किया है। अगर बाहर से डिवाइस लेके आपने उसको कनेक्ट किया तो जब जरा झूठ बोला, स्पेशली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2019 के लोकसभा इलेक्शन के पहले कि ईवीएम और कोई मशीन से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, मैं समझता हूं सबसे बड़ा झूठ था। वो कनेक्ट करते हैं, हम उसी इलेक्शन में ही किए 15 दिन पहले। आज से डीएम में, आज से रिटर्निंग ऑफिसर में कह रहा हूं कि हमने कनेक्ट किए, और उसके बाद वो जितने भी कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है अब उसमें वीवीपैट मशीन में हमने अपलोड किए हैं। आपने मंचों से कहा पूरे ब्यूरोक्रेसी सवालों के घेरे में है। क्या सचमुच ब्यूरोक्रेसी जो है इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनली न वर्क करके पॉलिटिकल प्रेशर में काम करता है? देखिए, पूरा इंस्टीट्यूट, ऐसा मौका आपके पास, आप पर भी दबाव था? नहीं, पूरा इंस्टीट्यूशन में मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूशन के अंदर कई सारे इंडिविजुअल्स है जो अपनी कॉन्साइंस, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और अपने आप के जो स्वाभिमान या जो जमीर है उसके हिसाब से काम करते हैं, और कई सारे लोग हैं जो दबाव है उसके अंदर काम करते हैं। मैं उस बात पे नहीं जाता हूं क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर हमेशा से रहा है, ये कोई नया चीज नहीं है कि एक नया सरकार आया इसलिए हुआ। पर सबसे पहली बात ये किया कि एग्जीक्यूटिव को कॉन्स्टिट्यूशन से डरने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव को कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने का हक है। आप किसी को जेल डाल दो, अगर बाद में जुडिशरी सवाल पूछता है, कफील खान का केस लीजिए, उनको 6 महीने जेल डाला गया। उसके बाद जब हाईकोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल गलत डिसीजन था, जो 6 महीने उनको जेल डाला गया, वो नुकसान किसको झेलना पड़ा? ना डीएम का कुछ हुआ, नहीं हुआ। ये बात हमें समझना है कि एग्जीक्यूटिव जब क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास कर सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल हाथ हमारे ऊपर है। दो छोटे छोटे और सवाल है जस्टिस कन्नम, क्योंकि एक सवाल यह है कि इस देश की जो 90% आबादी है SC ST OBC माइनॉरिटी, जो कि जिसके पास जमीन नहीं है, जो इस देश के जो 6 पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉर्पोरेट और बिजनेस, वहाँ नहीं है। उसको लगता है कि जाति की वजह से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? या कभी आपके पास ऐसा आया कि जाति की वजह से आप पर दबाव हुआ कि ये लोग बैकवर्ड क्लासेस के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, इन पर कार्रवाई कर दो, इनको नहीं छोड़ना है? मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही कहूंगा, क्योंकि सबसे पहले जो मिजोरम में था वो तो ट्राइबल स्टेट था पूरा ही, और जब सिलवासा था वो भी 50% ट्राइबल था। तो ऐसा नहीं आया कि ये इनके ऊपर करो, इसके ऊपर करो, इसके ऊपर इसीलिए करो, ऐसा नहीं कहता था।
बेसिकली जो सत्ता है उनको जो सवाल पूछते हैं वो पसंद नहीं है, चाहे वो मैं समझता हूँ कहीं से भी हो। अगर जो सवाल पूछने पे वो फिर अपना पावर दिखाते हैं और लगाते हैं कि उनको चुप कराने का तरीका ढूंढो, और जो शासन है, प्रशासन है, और उसके अंदर जो कानूनी अधिकार जो दिए हुए हैं उसका दुरुपयोग करके उनको चुप कराने का कोशिश करते हैं। ये एक बस आखिरी सवाल और बड़ा सवाल है जो पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि पूरा देश आपको जानता है। उस समय जिस समय आपने रिजाइन किया वो हिम्मत की बात थी। कई आईपीएस हैं जो डरते भी हैं, मैं जानता हूं कई लोग जेल में भी हैं। आप सीधे सीधे फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं जो अभी बात किया वो पूरा पॉलिटिक्स ही है। मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कोई कुछ और बात किए हैं। जो बात करता हूं, हर मन से बात करता हूं, वो पॉलिटिक्स है। और जितने भी बात यहाँ पे करते हैं, जो भी लोग बात करते हैं, वो सारे पॉलिटिक्स है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे हैं? आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ उसका बड़ा पॉलिटिक्स एक छोटी सी बात है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स उसका वक्त है अभी, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आऊँगा नहीं आऊँगा, ये नहीं कह रहा हूँ अभी। पर अभी इतना जल्दबाजी में कि आप क्यों नहीं लड़ना चाहते, इलेक्शन लड़ना चाहते, वही एक मकसद है पॉलिटिक्स, ये भी नहीं समझता हूँ। थॉट लीडरशिप भी एक बात होती है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी एक बात होती है, समझता हूँ उसमें भी अपना वक्त देना जरूरी है। और आगे का जो है, जो निर्णय लेना है वो तब सोचेंगे। मैंने वाकई में सोचा नहीं अभी कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। तो ये गोपीनाथ कन्नन थे, और आप सब जानते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में ऐसे लोग समय समय पर होते रहे हैं जिन्होंने धारा के विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, और डेमोक्रेसी बचाने का यही एक रास्ता है। आप इनसे सहमत हो सकते हैं, लेकिन इनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कि आप लोग को सचमुच लगता है कि एक ऐसी सरकार चल रही है जिसने इस देश के नागरिक को प्रजा बना दिया है? गोपीनाथ कृष्णन का पूरा वीडियो नेशनल दस्तक पर जरूर देखिएगा, जिन्होंने एक बात कही है कि इस देश में कोशिश हो रही है कि नागरिक से लोगों को प्रजा बना दिया जाए। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बीदर, कर्नाटक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।